प्यारे बच्चों, मैं सविता प्रजापति अयोध्या दास राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर से आज कक्षा 12 जीव विज्ञान विषय की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम जीव विज्ञान के अध्याय 6 जो कि वंशागति का आणविक आधार है, इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर वंशागति से तो आप परिचित हैं, जीवों में पाई जाने वाली वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने आनुवंशिक लक्षणों को अपनी संतानों में भेजते हैं। और यहाँ पर आणविक आधार से मतलब है कि वे जैविक अणु जो आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर के जाते हैं, उनकी संरचना किस प्रकार की है, वे किस प्रकार से अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, वे किस प्रकार से दूसरी पीढ़ी में जाने के बाद अपने लक्षणों को प्रकट करते हैं, और इसके साथ ही उनके लक्षणों के प्रकट करने की जो क्रिया है उसका नियमन किस प्रकार से होता है। तो इस अध्याय में हम ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही हम इस अध्याय में मानव जीनोम परियोजना तथा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी पढ़ेंगे। बच्चों, ये जो अध्याय है इसमें हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं इसी से जेनेटिक इंजीनियरिंग का आधार बना हुआ है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग या जैव प्रौद्योगिकी में जो भी क्रियाएं डीएनए के साथ या आनुवंशिक पदार्थ के साथ कराई जाती हैं वो सभी इसी पर आधारित है, जिसके द्वारा आज जीन लाइब्रेरी तैयार की गई है। अच्छे लक्षणों की जीन लाइब्रेरी तैयार करने से मानव के भलाई के या हित के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा मानव में पाए जाने वाले विभिन्न आनुवंशिक रोगों का पता लगाने के बाद जीन थेरेपी के द्वारा उसका निराकरण भी कराया जा रहा है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो अध्याय है, इस अध्याय को हमने अध्ययन की सुविधा के लिए 6 भागों में बांटा है, जिसके प्रथम भाग का हम अध्ययन आज करेंगे। और इसके प्रथम भाग में हम आज जो चर्चा करेंगे वे बिंदु हैं: आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल, इनकी संरचना, प्रकार और कार्य किस प्रकार से होता है। तो अपना आज का कक्षा जो है हम प्रारंभ करते हैं आनुवंशिक पदार्थ से। आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक लक्षण, ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं वे आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। जबकि आनुवंशिक पदार्थ क्या है? आनुवंशिक पदार्थ ऐसे पदार्थ जो आनुवंशिक लक्षणों को ले करके जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जाते हैं, उन्हें हम आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। और जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उनमें आनुवंशिक लक्षणों की सूचनाएं संचित रहती हैं, और इनमें ये विशेषता होती है कि ये इनमें संचित सूचनाएं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, और ले जाने के बाद उन सूचनाओं के आधार पर लक्षणों को प्रकट भी करते हैं। बच्चों, आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो मेंडल के कारक के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, और मेंडल के कारक को अब हम जीन कहते हैं। और ये जो जीन होते हैं ये बने होते हैं न्यूक्लिक अम्ल से। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, चलिए अब आगे हम उसको देख लेते हैं। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल जो है यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्वों से बना हुआ एक अम्ल होता है जो कि केंद्रक में पाया जाता है, और इसकी इकाई न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बनाते हैं। अतः न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के रूप में होते हैं। इसकी खोज फ्रेडरिक मैस्चर ने 1869 में पस कोशिकाओं के केंद्रक से की थी। चूंकि इसकी खोज केंद्रक से की थी इसलिए इसका नाम रख दिया इन्होंने न्यूक्लिन। बाद में अल्टमान ने इसकी अम्लीय प्रकृति का पता लगाया और इसका नाम बदलकर न्यूक्लिन से न्यूक्लिक अम्ल रख दिया। इसके बाद कौशल नामक वैज्ञानिक ने इस पर काम किया, और काम करने के बाद इन्होंने बताया कि यह 3 रासायनिक घटकों से मिलकर के बना होता है। तो आइए इसके रासायनिक घटक कौन कौन से होते हैं उसको जान लेते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो है 3 रासायनिक घटकों से मिलकर के बना होता है, जिसमें पहला है पेंटोज शर्करा, दूसरी है नाइट्रोजनी क्षार और तीसरी है फास्फेट ग्रुप। तो इसमें
पेंटोज शर्करा क्या है? पेंटोज शर्करा बच्चों 5 कार्बन वाली शर्करा को पेंटोज शर्करा कहते हैं। और जो न्यूक्लिक अम्ल में शर्करा पाई जाती है वह 2 प्रकार की होती है, एक राइबोज शर्करा और दूसरी डीऑक्सी राइबोज शर्करा। ये दोनों शर्कराएं संरचना में एक समान होती हैं और ये एक 5 भुजा के वलय के रूप में होती हैं। और इनमें 5 कार्बन जो होते हैं उनकी स्थितियां इस प्रकार से हैं, यहाँ पहला कार्बन, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा और ये 5वां कार्बन। जो राइबोज शर्करा है उसके दूसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित होता है, जबकि डीऑक्सी राइबोज शर्करा है उसके दूसरे कार्बन पे केवल हाइड्रोजन उपस्थित होता है। बस यही अंतर दोनों में पाया जाता है। और ये राइबोज शर्करा जो है यह RNA में पाई जाती है और जो डीऑक्सी राइबोज शर्करा है ये DNA में पाई जाती है। इसके बाद नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं ये विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन होते हैं। और जो न्यूक्लिक अम्ल में होते हैं नाइट्रोजनी क्षार ये 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन क्षार और पिरीमिडीन क्षार। इसमें से जो प्यूरिन क्षार है इसकी संरचना 2 वलय के द्वारा बनी होती है और ये 2 प्रकार का होता है, एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन को हम A से प्रदर्शित करते हैं और गुआनिन को G से प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों ही DNA और RNA दोनों में पाए जाते हैं। इसी तरह से पिरीमिडीन क्षार जो है इसकी संरचना जो है एक वलय के रूप में बनी होती है और ये 3 प्रकार के होते हैं, एक है थाइमिन, दूसरा है यूरेसिल और तीसरा है साइटोसिन। इनको क्रमशः थाइमिन को T से, यूरेसिल को U से और साइटोसिन को C से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें से थाइमिन जो है केवल DNA में पाया जाता है, यूरेसिल जो है केवल RNA में पाया जाता है, जबकि साइटोसिन DNA और RNA दोनों में पाया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि इन 5 तरह के नाइट्रोजनी क्षारों में से केवल 4 नाइट्रोजनी क्षार ही DNA में और RNA में पाए जाते हैं। इसके बाद इसका अगला घटक है फास्फेट ग्रुप, जो कि एक फास्फेट आयन के रूप में होता है। अभी जो रासायनिक घटक है न्यूक्लिक अम्ल के वे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का संश्लेषण करते हैं और श्रृंखला का संश्लेषण ये 3 चरणों में करते हैं। इसमें से पहले चरण में न्यूक्लियोसाइड का संश्लेषण करते हैं, दूसरे चरण में न्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण करते हैं और तीसरे चरण में पॉलीन्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड का संश्लेषण। न्यूक्लियोसाइड के संश्लेषण में कोई एक पेंटोज शर्करा किसी एक नाइट्रोजनी क्षार के साथ जुड़ जाती है और बनाती है न्यूक्लियोसाइड। जैसे ये पेंटोज शर्करा है ये अपने पहले कार्बन से किसी एक नाइट्रोजनी क्षार से जुड़ गई है और इसके बीच में जो बंध बनता है वो सहसंयोजी बंध होता है जिसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। और ये पूरी संरचना जो है ये न्यूक्लियोसाइड कहलाती है। और ये जो न्यूक्लियोसाइड है इसमें राइबोज शर्करा है या डीऑक्सी राइबोज शर्करा है, उसके आधार पर जो न्यूक्लियोसाइड हैं ये 2 तरह के होते हैं, राइबोन्यूक्लियोसाइड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड। इसमें से जो राइबोन्यूक्लियोसाइड है ये नाइट्रोजनी क्षार के आधार पे 4 तरह के होंगे। पहला एडिनोसिन जिसमें कि नाइट्रोजनी क्षार के रूप में एडेनिन होता है, दूसरा गुआनोसिन जिसमें गुआनिन होता है, तीसरा साइटिडिन जिसमें साइटोसिन होता है और चौथा यूरिडिन जिसमें यूरेसिल होता है। इसी तरह से डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड जो है ये 4 तरह के हैं, डीऑक्सी एडिनोसिन जिसमें एडेनिन होता है, डीऑक्सी गुआनोसिन जिसमें गुआनिन होता है, डीऑक्सी साइटिडिन जिसमें साइटोसिन होता है और डीऑक्सी थाइमिडिन जिसमें थायमिन होता है। इसके बाद जो है न्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण होता है और न्यूक्लियोटाइड के संश्लेषण में एक फास्फेट ग्रुप एक न्यूक्लियोसाइड से जुड़ जाता है और बनाता है न्यूक्लियोटाइड। इसमें जो न्यूक्लियोसाइड है इसके पेंटोज शर्करा के पहले कार्बन से नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा हुआ है, जबकि इसके 5वें कार्बन से एक फास्फेट जुड़ जाता है और यहाँ पे 5वें कार्बन और फास्फेट के बीच में जो बंध बनता है उसको फॉस्फोएस्टर बंध कहते हैं। इस तरह से ये पूरा न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। जिस तरह से न्यूक्लियोसाइड पेंटोज शर्करा के आधार पर 2 प्रकार के थे, उसी तरह से न्यूक्लियोटाइड भी पेंटोज शर्करा के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड और दूसरा है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि राइबोन्यूक्लियोटाइड जो है
एडेनोसिन की उपस्थिति के कारण एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानिन की उपस्थिति जब होगी तो ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन की जब उपस्थिति होगी तो साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, और जब यूरेसिल की उपस्थिति होगी इसमें तब यूरिडीन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा। इसी प्रकार से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो है, जब इसमें एडेनिन उपस्थित होता है तो डीऑक्सी एडेनोसिन, ग्वानिन उपस्थित होता है डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, और जब साइटोसिन उपस्थित होता है तो डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट बनता है, और जब थायमिन उपस्थित होता है तो डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट का निर्माण होता है। अब इसके बाद तीसरे चरण में जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का संश्लेषण होता है, और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के संश्लेषण में दो न्यूक्लियोटाइड पहले आपस में पास में आते हैं, और एक न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के पांचवें कार्बन पर उपस्थित फास्फेट ग्रुप जुड़ जाता है और जुड़ करके बनाता है डाई न्यूक्लियोटाइड, और इसमें एक न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के पांचवें कार्बन के बीच में जो बंध बनता है वो कहलाता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। चूंकि ये तीसरे और पांचवें कार्बन के मध्य में बन रहा है, इसके लिए इसको 3 to 5 फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। 3 to 5 फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड इसे कहते हैं। इसके बाद अब अगला न्यूक्लियोटाइड जो है वो इस डाई न्यूक्लियोटाइड में आकर के फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है, और इस तरह से अब ट्राई न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाता है। और इसी प्रकार से अब अन्य न्यूक्लियोटाइड भी आकर के जुड़ते जाएंगे इस ट्राई न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन से, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण होता जाता है। और इस प्रकार से जो न्यूक्लियोटाइड है वो 5 to 3 दिशा में 5 to 3 की दिशा में लंबवत होती चली जाती है, और 5 to 3 दिशा में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण कर देती है। जब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो है, अब इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, तो आइए इसकी संरचना को एक बार देख लेते हैं। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है यह 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न क्रम में आपस में जुड़ने से बनी होती है, और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की जो इकाई होती है उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण फास्फेट, पेंटोस शर्करा और एक नाइट्रोजनी क्षार के द्वारा होता है, और इस श्रृंखला में एक दंडनुमा संरचना पाई जाती है जिसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का आधार कहते हैं, जो कि फास्फेट शर्करा से बनी होती है। इसी कारण जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है उसमें फास्फेट और शर्करा का अनुपात सदैव समान होता है, और इसके अलावा इसमें जो पेंटोस शर्करा होती है उसके पहले कार्बन से नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा होता है। इसके साथ ही जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है उसके एक किनारे पर पेंटोस शर्करा के 5वें कार्बन से स्वतंत्र फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, इसलिए इस किनारे को 5' सिरा कहते हैं। जबकि दूसरे किनारे पर पेंटोस शर्करा के तीसरे कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्वतंत्र रूप से जुड़ा होता है, इसलिए इसको जो है 3' किनारा कहते हैं। तो ये संरचना हुई। अब इसके बाद बात आती है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है ये 2 प्रकार के होते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल जिसे हम डीएनए कहते हैं, और दूसरा है राइबोन्यूक्लिक अम्ल जिसे हम आरएनए कहते हैं। तो इनको अब हम देखेंगे, इनकी संरचना किस प्रकार से होती है और इनके कार्य किस प्रकार के हैं। तो सबसे पहले डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है यह पेंटोस शर्करा, फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनी क्षार से बना होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, और यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के द्वारा बना होता है। अगर हम उपस्थिति की बात करें कि कोशिका में कहाँ उपस्थित होता है, तो यूकैरियोटिक कोशिका के ये केंद्रक में पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक के बाहर हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में जो डीएनए होता है वो रेखीय होता है, जबकि हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है वो वृत्ताकार होता है। इसी प्रकार प्रोकैरियोटिक कोशिका में चूंकि केंद्रक नहीं होता है, इसलिए वहां पर डीएनए कोशिका द्रव्य में एक किनारे पाया जाता है। अब इसकी संरचना किस प्रकार की होती है,
तो इसकी संरचना को समझने के लिए हम वाटसन और क्रिक के द्वारा दिए गए मॉडल, द्विकुंडली मॉडल की संरचना को समझेंगे। बच्चों, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल की संरचना को समझाने के लिए जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने 1953 ईस्वी में रोजालिंड फ्रैंकलिन के प्रयोगों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल की द्विकुंडली संरचना का त्रिविम मॉडल प्रस्तुत किया और इस मॉडल को हम इस चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं इसकी प्रमुख विशेषता से। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, एक श्रृंखला ये है और एक श्रृंखला ये है। तो ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना है और प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो है ये कई न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से बनी हुई है और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड एक फॉस्फेट, एक पेंटोज शर्करा और एक नाइट्रोजनी क्षार से बना हुआ है। इसका आधार शर्करा तथा फॉस्फेट का बना होता है। तो प्रत्येक जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का जो आधार है ये फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शर्करा का बना है। ठीक है, इसी कारण से इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में पेंटोज शर्करा और फॉस्फेट ग्रुप सदैव समान अनुपात में पाए जाते हैं तथा क्षार भीतर की ओर उपस्थित। इसमें जो क्षार होते हैं नाइट्रोजनी क्षार, वो इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से भीतर की ओर उपस्थित होते हैं। यानी कि डीएनए की श्रृंखला में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बाहर की ओर है तो नाइट्रोजन क्षार इसके भीतर की ओर उपस्थित होते हैं। फिर इसमें अगला पॉइंट है दोनों श्रृंखलाओं का प्रति समानांतर ध्रुवणता। इसका मतलब ये है कि दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और प्रति समानांतर से मतलब है कि एक श्रृंखला का सिरा ऊपर की ओर है तो दूसरी श्रृंखला का सिरा उसके विपरीत नीचे की ओर होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि एक श्रृंखला का सिरा ये ऊपर की ओर है यानी कि 5' सिरा ऊपर की ओर है तो दूसरी श्रृंखला का 5' सिरा नीचे की ओर होता है। दोनों श्रृंखलाओं के नाइट्रोजनी क्षार जो हैं वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा युग्मित होते हैं। तो इसमें देख लीजिए ये भी वही है डीएनए, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है यहाँ पे और ये दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। इसके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का ये जो नाइट्रोजनी क्षार है ये दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के नाइट्रोजनी क्षार से युग्मन कर रहा है। ठीक है, और इसमें सदैव एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का एडेनिन दूसरे श्रृंखला के थायमिन से युग्मन करता है और गुआनिन जो है वो साइटोसिन से युग्मन करता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड के प्यूरिन क्षार दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के पिरिमिडिन क्षार के साथ पेयरिंग करते हैं, जोड़े बनाते हैं, युग्मन करते हैं और ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं जो है नाइट्रोजनी क्षार के बीच में पाए जाने वाले हाइड्रोजन बंध के द्वारा परस्पर जुड़ी होती हैं। इनमें दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के नाइट्रोजनी क्षारों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उनमें एडेनिन और थायमिन के बीच में सदैव 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच में सदैव 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। चूंकि प्यूरिन क्षार पिरिमिडिन क्षार के साथ यहाँ पे युग्मन कर रहा है, इसलिए पूरी डीएनए कुंडली में डीएनए के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की जो बीच की दूरी होती है वो 0.2 नैनोमीटर होती है। अगला पॉइंट इसमें यह है कि दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्ती कुंडलित। इसका मतलब यह है कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो है ये सीधी नहीं होती है बल्कि एक दूसरे पे ऐसे लिपटी रहती हैं घड़ी की सुई की दिशा में, जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है। अगले पॉइंट में कुंडली का पिच 3.4 नैनोमीटर होता है और प्रत्येक पिच में 10 क्षार युग्म होते हैं। इसका मतलब यह है बच्चों कि ये कुंडली का जो एक घुमाव है, इस घुमाव की जो लंबाई होती है 3.4 नैनोमीटर होती है और एक घुमाव में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसलिए 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी जो है 0.34 नैनोमीटर होती है। अगला पॉइंट है डीएनए द्विकुंडली में एक क्षार युग्म की सतह के ऊपर दूसरे क्षार युग्म स्थित होते हैं, इसलिए इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध कुंडली की संरचना को स्थायित्व प्रदान करने का काम करता है। इसका मतलब यहाँ पे ये है
कि इसमें एक क्षार युग्म के ऊपर दूसरे, दूसरे के ऊपर फिर अगले, फिर अगले, फिर अगले, और प्रत्येक क्षार युग्म हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, जो कि डीएनए द्विकुंडली की संरचना को स्थायित्व प्रदान करते हैं, इसको विघटित होने से बचाते हैं। तो ये बात हुई डीएनए की संरचना की। अब इसके लिए एक नियम दिया गया था, 4 ग्राफ का नियम। 4 ग्राफ का जो नियम है, यह नियम इरविन 4 ग्राफ ने दिया था, और यह नियम डीएनए में पाए जाने वाले प्यूरिन क्षार और पिरिमिडिन क्षार पर आधारित है। इन्होंने बताया कि डीएनए में किसी एक डीएनए में प्यूरिन क्षार सदैव पिरिमिडिन क्षार के बराबर होता है, यानी कि एडेनिन सदैव थाइमिन के बराबर और ग्वानिन सदैव साइटोसिन के बराबर होता है। इसी तरह से प्यूरिन क्षार और पिरिमिडिन क्षार यानी कि A+G बराबर T+C, यह अनुपात जो होता है ये एक जाति के जीवों में तो समान होता है, लेकिन अलग अलग जाति के जीवों में अलग अलग होता है। इसके बाद इसके कार्य की बात आती है। जो डीएनए है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जैविक अणु है, और ये जीवों में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, यानी कि आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। और इसके अलावा शरीर में या कोशिका में जितनी भी उपापचय क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, पाचन जैसी जो क्रियाएं हैं, उन सभी क्रियाओं का नियमन भी यही करता है। इसके बाद अगला न्यूक्लिक अम्ल राइबोन्यूक्लिक अम्ल। जो राइबोन्यूक्लिक अम्ल है ये राइबोन्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, यानी कि इसकी इकाई क्या होगी, राइबोन्यूक्लियोटाइड, और यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। उपस्थिति की बात करें तो यह कोशिका के केंद्रक और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, दोनों ही जगह होता है। और यदि हम इसकी संरचना देखें तो ये केवल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, और इसकी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है इसकी जो इकाई है ये राइबोन्यूक्लियोटाइड होती है, और प्रत्येक राइबोन्यूक्लियोटाइड एक फास्फेट और एक राइबोज शर्करा और एक नाइट्रोजनी क्षार के द्वारा बना हुआ है। इसमें फास्फेट और पेंटोज शर्करा इसका आधार बनाते हैं, जिसमें फास्फेट और शर्करा का अनुपात सदैव समान होता है, और इसमें भी एक 5' सिरा और दूसरा 3' सिरा उपस्थित होता है। और एक मुख्य बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पर यूरैसिल नाइट्रोजनी क्षार की उपस्थिति होती है, और थायमिन जो है यहाँ पे अनुपस्थित होता है। इसके बाद इसके कार्य क्या हैं? राइबोन्यूक्लिक अम्ल जो होता है यह डीएनए में संचित सूचनाओं के आधार पर कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। इसके अलावा कुछ वायरस जैसे कि टोबैको मोजेक वायरस, HIV वायरस, इस वायरस में जो जेनेटिक पदार्थ है, आनुवंशिक पदार्थ है, वह राइबोन्यूक्लिक अम्ल या आरएनए ही होता है। अब ये जो राइबोन्यूक्लिक अम्ल हैं ये कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं सामान्य तौर पर। तो प्रोटीन संश्लेषण में ये क्या क्या कार्य करते हैं उसके आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए, दूसरा संदेशवाहक आरएनए या एमआरएनए, और तीसरा है स्थानांतरण आरएनए या टीआरएनए। तो पहले हम देख लेते हैं राइबोसोमल आरएनए को। जो राइबोसोमल आरएनए है ये आरएनए कोशिका के केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका होती है उसमें डीएनए से बनता है, और कोशिका में जितना भी आरएनए होता है उसका 80% तक भाग इसी के द्वारा बनता है, और यह सबसे अधिक समय तक क्रियाशील रहता है। इसका कार्य यह है कि यह राइबोसोमल प्रोटीन के साथ मिलकर के राइबोसोम की छोटी और बड़ी इकाई का निर्माण करता है, जो प्रोटीन संश्लेषण के समय ये दोनों इकाइयां आपस में जुड़ जाती हैं और प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्लेटफॉर्म के तौर पे राइबोसोम बनाती हैं। इसके बाद अगला आरएनए है संदेशवाहक आरएनए। संदेशवाहक आरएनए नाम से स्पष्ट है, जो कि संदेश का वहन करता है। इसका निर्माण कोशिका के केंद्रक में डीएनए से होता है। यह कोशिका के कुल आरएनए का 3 से 5% भाग ही बनाता है, और इसका निर्माण पल पल होता रहता है, क्योंकि पल पल नए नए प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यह सबसे कम समय तक क्रियाशील भी रहता है। कार्य यदि देखें तो यह डीएनए में निहित सूचनाओं के आधार पर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। डीएनए में जो सूचनाएं होती हैं वो सूचनाएं डीएनए एमआरएनए को दे देता है, और एमआरएनए केंद्रक से निकल के कोशिका द्रव्य में आता है और राइबोसोम के साथ जुड़ करके प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। और यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो एमआरएनए है ये टेम्पलेट यानी सांचा बनाता है।
इसके बाद बात आती है स्थानांतरण आरएनए या टीआरएनए की। जो टीआरएनए होता है इसका निर्माण कोशिका के केंद्रक में डीएनए से होगा, ये भी डीएनए से ही बनता है और यह सबसे छोटा आरएनए है। कोशिका में जितने तीनों तरह के आरएनए में ये सबसे छोटा होता है और कुल आरएनए का, कोशिका में जितना भी आरएनए है उसका 16 से 18% भाग बनाता है और इसको घुलनशील आरएनए कहते हैं क्योंकि ये जल में घुलनशील होता है। और इसके अलावा इसका एक नाम और है अनुकूलक आरएनए या उपायोजक आरएनए, क्योंकि ये कोशिका द्रव्य से अमीनो अम्ल को ग्रहण करता है और उसको ला करके राइबोसोम पर इसे यहाँ पर बनने वाली प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में उचित स्थान पर ट्रांसफर करता है, स्थानांतरित करता है, इसलिए इसको अनुकूलक आरएनए भी कहते हैं। इसका कार्य यह अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक लाते हैं कोशिका द्रव्य से और एमआरएनए के कोडॉन के अनुरूप उन्हें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में स्थापित करने का कार्य करते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आते आते आज का हमारा ये भाग यहीं समाप्त होता है। इसके बाद आपके लिए गृह कार्य है जिसमें ये कुल 3 प्रश्न हैं, इनको आप अच्छे से करिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद हम आपके साथ फिर से इस अध्याय के अगले भाग में मिलेंगे, भाग 2 में, जिसमें हम पढ़ेंगे डीएनए कुंडली का पैकेजिंग, आनुवंशिक पदार्थ की खोज किस प्रकार से हुई और आनुवंशिक पदार्थ के गुण क्या क्या होते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।